नमस्कार। ये एक खास विश्लेषण है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि जब घर में कोई मेंटल हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, मतलब कोई मानसिक स्वास्थ्य संकट, तो परिवार क्या कर सकता है। जी आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। संकट की घड़ी, घर का समाधान। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी विषय है। अक्सर ऐसी स्थिति में ना समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। हाँ, घबराहट हो जाती है। एकदम। तो आज हम कुछ ठोस तरीकों पर बात करेंगे कि कैसे परिवार वो फौरन मदद दे सकता है और फिर डॉक्टरों या थेरेपिस्ट के साथ मिलकर कैसे काम कर सकता है। ये जानना तो वाकई जान बचा सकता है। सच में। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक कहानी का सहारा लेते हैं। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, शर्मा परिवार है और घर में अचानक राहुल की चीख गूंजती है। वो बुरी तरह घबराया हुआ है, चिल्ला रहा है, मैं मर रहा हूं, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। ओह, सोचकर ही डर लगता है ना। हाँ, ऐसी स्थिति किसी भी परिवार पर आ सकती है, कभी भी। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, समझेंगे कि ये मानसिक स्वास्थ्य संकट असल में होता क्या है, हाँ, क्या है ये? इसे पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी, परिवार वाले उस वक्त क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ घबराहट है या कुछ और? ये संकट असल में है क्या चीज? अच्छा सवाल है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य संकट का मतलब है जब किसी की दिमागी हालत या जज्बाती हालत एकदम से बिगड़ जाए। एकदम से? हाँ, इतनी कि उसे फौरन मदद चाहिए, एकदम तुरंत। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी संभालने या अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की हालत में नहीं रहता। और हमारे यहाँ तो मतलब भारत में अक्सर लोग इसे पागलपन या अरे दिमाग खराब हो गया है कहकर टाल देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक। जब हम इसे गंभीरता से नहीं लेते ना, तो जो जरूरी मदद मिलनी चाहिए उसमें देर हो जाती है, और वो देर भारी पड़ सकती है। जैसे राहुल के मामले में हुआ, वो शायद पैनिक अटैक था। हाँ, लगता तो वही है, पैनिक अटैक में यही होता है। अचानक बहुत तेज डर लगता है, एकदम तीव्र, दिल जोरों से धड़कने लगता है। हाँ, शर्मा परिवार ने बताया कि राहुल का दिल 120 से भी तेज धड़क रहा था, पसीना आ रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। बिल्कुल। और सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, और सबसे डरावना एहसास कि अभी जान निकल जाएगी या मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। और आपने कहा कि सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसपास की दुनिया असली नहीं है, धुंधली सी। इसे डी रियलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। या फिर जैसे वो खुद अपने शरीर से बाहर है, अपने आप को बाहर से देख रहा हो। इसे डिसोसिएशन कहते हैं। बाप रे। और उसे पूरा यकीन था, पक्का यकीन, कि ये हार्ट अटैक है और वो मरने वाला है। ऐसे में तो परिवार का घबरा जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई चिल्ला रहा था हॉस्पिटल चलो, कोई उसे डांट रहा था चुप हो जा, ड्रामा बंद कर। बिल्कुल। आम प्रतिक्रिया यही होती है, घबराहट या फिर गुस्सा। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। राहुल की दादी माँ, हाँ, दादी माँ। उन्होंने बाकी लोगों की तरह घबराने के बजाय स्थिति को पहचाना। उन्हें अनुभव से या समझ से लगा कि ये शायद पैनिक अटैक है, हार्ट अटैक नहीं। अच्छा। तो उनका पहला कदम राहुल को शांत करना था, न कि फौरन हॉस्पिटल भागना। तो यहीं पर वो पहला सबक है शायद, कि संकट में पहली प्रतिक्रिया, वो पहली रिएक्शन कैसी होनी चाहिए। एकदम सही, एकदम सही। और इसे समझने के लिए ना एक आसान सा तरीका सोच सकते हैं। एक मॉडल है, पर इसे रटना नहीं है, बस समझना है। सेफर अप्रोच, SAFER। सेफर, क्या मतलब है इसका? S है स्टेबलाइज, स्थिर करना। स्थिर करना। मतलब सबसे पहले माहौल शांत करें, अफरा तफरी कम करें। जैसे राहुल को दादी माँ एक शांत कमरे में ले गईं, उसे आराम से बैठाया, और सबसे जरूरी, बस उसके पास रहीं, उसे एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। मैं यहीं हूं बेटा। फिर ए यानी एक्नॉलेज, स्वीकार करना। मानना। मानना। क्या मानना? मानना कि उसे तकलीफ हो रही है। उसके डर को, उसके लक्षणों को जायज ठहराना। दादी माँ ने ये नहीं कहा कुछ नहीं है, तू डरपोक है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, तुझे बहुत डर लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया। ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कह देते अरे कुछ नहीं है, हाँ। और उससे बात और बिगड़ती है। फिर आता है F, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। मतलब? समझने में मदद करना। अच्छा, कैसे? बहुत धीरे से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करना। जैसे दादी ने कहा, बेटा ये शायद पैनिक अटैक है, ये बहुत डरावना होता है, पर इससे जान नहीं जाती, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, एक उम्मीद देना। ठीक है।
F. फिर E है एनकरेज कोपिंग, यानी सामना करने की हिम्मत देना, उसे कुछ करने को कहना जिससे वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। जैसे दादी माँ ने उसे धीरे धीरे गहरी सांस लेने को कहा, या ध्यान भटकाने के लिए कहा, देख खिड़की के बाहर वो पेड़ दिख रहा है, उस पे कितने पत्ते हैं, गिन सकता है। इसे ग्राउंडिंग तकनीक कहते हैं। ग्राउंडिंग मतलब ध्यान कहीं और लगाना। हाँ, अपने आसपास की ठोस चीजों पर ध्यान लगाना। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, इस तरह से, ताकि दिमाग उस डर के चक्र से बाहर निकले। और आखिरी आर? आर है रेफर एंड रिकॉर्ड, यानी मदद के लिए भेजना और जानकारी रखना। मदद के लिए भेजना मतलब प्रोफेशनल मदद लेना। दादी ने बाकी घर वालों को डॉक्टर को फोन करके स्थिति बताने को कहा, लेकिन इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पहले सलाह लेने पर जोर दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी नोट किया कि ये कब शुरू हुआ, क्या क्या लक्षण थे, कितनी देर रहा। ये जानकारी डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होती है। ये रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। हाँ, ताकि डॉक्टर सही तरह से समझ सकें। ये SAFR वाली सोच तो काफी मददगार लग रही है। S स्टेबलाइज, A एक्नॉलेज, F फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, E एनकरेज कोपिंग, R रेफर एंड रिकॉर्ड। पर वो जो R वाला पॉइंट था, मदद वाला, ये फैसला कैसे करें कि डॉक्टर को सिर्फ फोन करना है या सच में एम्बुलेंस बुलानी है? मतलब ये मेडिकल इमरजेंसी है या मेंटल हेल्थ इमरजेंसी? ये फर्क कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही ज़रूरी और मुश्किल सवाल है। देखिए, कुछ खतरे के निशान होते हैं। अगर सीने में दर्द के साथ साथ बाएं हाथ या जबड़े में भी दर्द फैल रहा हो, अच्छा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, जो शांत करने पर भी ठीक ना हो रही हो, या इंसान बेहोश हो जाए, तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, हार्ट अटैक या कुछ और। तब तुरंत 108 या 112 पर कॉल करना चाहिए, बिना देर किए। और अगर लक्षण पैनिक अटैक जैसे लगे? अगर लक्षण ज्यादातर पैनिक अटैक जैसे लग रहे हों, शायद पहले भी ऐसा हो चुका हो, और शांत करने की कोशिशों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा हो, तो शायद पहले डॉक्टर से फोन पर सलाह लेना या किसी मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पर बात करना बेहतर हो सकता है। तो शर्मा परिवार ने डॉक्टर को सूचित करके एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया। हाँ, उन्होंने सावधानी बरती, डॉक्टर को बता दिया, लेकिन पैनिक मोड में नहीं आए। ये एक संतुलित तरीका था। समझ गया। तो दादी माँ ने तो स्थिति संभाली सेफर तरीके से, पर क्या बाकी परिवार वाले सिर्फ देखते रहे? क्या उनकी भी कोई भूमिका थी? बिल्कुल थी, और ये बहुत जरूरी है समझना। यहीं पर पारिवारिक संकट टीम का आइडिया काम आता है। अब ये कोई फॉर्मल ऑफिस वाली टीम नहीं है। हाँ, मतलब घर के लोग ही। हाँ, बस जिम्मेदारियां बांट लेना है। जैसे दादी माँ राहुल के साथ थीं, उसे शांत कर रही थीं, वो हो गई प्राथमिक देखभाल करने वाली या प्राइमरी रिस्पॉन्डर। ठीक है। राहुल की आंटी ने डॉक्टर से बात की, हेल्पलाइन नंबर ढूंढे, दवाइयों की जानकारी जुटाई, वो हो गई समर्थन समन्वयक या सपोर्ट कोऑर्डिनेटर। अच्छा, जो बाहर के संपर्क संभाले। बिल्कुल। फिर शर्मा जी, राहुल के पिता, उन्होंने घर का माहौल शांत रखा, बाकी बच्चों को या पड़ोसियों को समझाया, शोर कम किया। वो हो गए पर्यावरण प्रबंधक या एनवायरमेंटल मैनेजर। माहौल को कंट्रोल करना। हाँ, और राहुल की बहन प्रिया, वो शायद कुछ बोल नहीं रही थी, पर बस चुपचाप भाई का हाथ पकड़े बैठी रही, उसे पानी दिया, दिलासा देती रही। वो थी भावनात्मक सहारा या इमोशनल सपोर्ट। अरे वाह, मतलब हर कोई अपने तरीके से अपनी क्षमता से मदद कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही काम करें। बिल्कुल। किसी को सीधे उस व्यक्ति के साथ रहना है जो संकट में है, किसी को बाहर की दुनिया जैसे डॉक्टर, हेल्पलाइन, इनसे संपर्क साधना है, किसी को घर का माहौल शांत रखना है, और कोई बस चुपचाप साथ रहकर भी हिम्मत दे सकता है। तो इस टीम का काम कैसे आगे बढ़ता है? मतलब पहले क्या, फिर क्या? देखिए, पहला काम तो वही है, फौरन सुरक्षा और शांति बनाना। वो पहले आधे घंटे में हो जाना चाहिए। टीम बन गई, सबको पता है क्या करना है। ठीक है। फिर अगले 1-1.5 घंटे में सक्रिय संकट प्रबंधन, मतलब शांत करने की कोशिशें जारी रखना। जैसे वो गहरी सांस लेने वाला अभ्यास, 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड बाहर छोड़ना। 4-7-8 ब्रीदिंग। हाँ, या वो ग्राउंडिंग तकनीक 5-4-3-2-1 वाली, 5 चीजें देखो, 4 छुओ, 3 सुनो, वगैरह। या मांसपेशियों को आराम देने वाले व्यायाम। और इसके बाद आता है प्रोफेशनल समन्वय, यानी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से ठीक से बात करना। अगले 2 से 24 घंटों में ये जरूरी है। उसमें क्या ध्यान रखना? उन्हें पूरी और सही जानकारी देना। लक्षण क्या थे, कब शुरू हुए, कितनी देर रहे, क्या कोई खास वजह या ट्रिगर समझ आया,
पहले कभी ऐसा हुआ है, कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, ये सब बताना। ताकि इलाज सही दिशा में जा सके। बिल्कुल। फिर डॉक्टर या थेरेपिस्ट इलाज का प्लान बनाते हैं। दवा देनी है या नहीं, थेरेपी की ज़रूरत है क्या, परिवार को इसमें कैसे शामिल होना है, आगे कब मिलना है, ये सब। ये तो हुई पैनिक अटैक जैसी स्थिति की बात। लेकिन क्या ये तरीके दूसरे और शायद ज्यादा गंभीर संकटों में भी काम आते हैं? जैसे अगर कोई आत्महत्या की बात करे। ये तो बहुत ही डरावना और नाजुक विषय है। बहुत ज्यादा, बहुत ही नाजुक और गंभीर, और यहाँ परिवार की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, जीवन बचाने वाली भूमिका। तो अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करें? सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अगर कोई भी कभी भी किसी भी तरह से आत्महत्या की बात करे या धमकी दे या सिर्फ इशारा भी करे, तो उसे हमेशा गंभीरता से लें। हमेशा। ये कभी ना सोचें कि वो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ऐसा कह रहा है या ड्रामा कर रहा है। ये सोच जानलेवा हो सकती है। ठीक है, तो पहला कदम है गंभीरता से लेना, उसे सुनना। फिर क्या? दूसरा कदम, फौरन घर से वो सारी चीजें हटा दें जिनसे वो व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसी चीजें? दवाइयाँ, खासकर नींद की गोलियाँ, पेन किलर या कोई भी ओवरडोज की जा सकने वाली दवा, तेज धार वाली चीजें, चाकू, ब्लेड, कैंची, रस्सी, बेल्ट, दुपट्टे। अगर घर में लाइसेंसी हथियार है तो उसे फौरन सुरक्षित करें, लॉक करें या कहीं और रखें। मतलब माहौल को सुरक्षित बनाना। बिल्कुल। लीथल मीन्स रिस्ट्रिक्शन कहते हैं इसे। जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला गंभीरता से लेना, दूसरा खतरनाक चीजें हटाना। तीसरा कदम क्या होना चाहिए? तीसरा और शायद सबसे मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी, उस व्यक्ति को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ें। बिल्कुल अकेला नहीं, 24 घंटे। हाँ, 24/7 कोई ना कोई उसके साथ रहे, नजर रखे, बाथरूम जाते समय भी दरवाजा बंद न करने दे या कम से कम खुला रखें। सोने का इंतजाम ऐसा हो कि कोई भरोसेमंद व्यक्ति उसी कमरे में साथ सोए। लगातार निगरानी बहुत जरूरी है जब तक कि पेशेवर मदद ना मिल जाए और स्थिति संभल ना जाए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जान बचाने के लिए जरूरी है। और चौथा कदम? चौथा, फौरन पेशेवर मदद लें। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन है 9152987821। आसरा की 2407 हेल्पलाइन है 9820466726। इन पर कॉल करें। 9152987821 और 9820466726। हाँ, जरूरत पड़े तो 108 या 112 डायल करें या नजदीकी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाएं। अगर कोई मनोचिकित्सक या थेरेपिस्ट पहले से हैं, तो उनसे तुरंत संपर्क करें। क्या परिवार उस व्यक्ति से कोई वादा या समझौता जैसा कुछ कर सकता है कि वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? सुना है ऐसा कुछ होता है? हाँ, इसे सुरक्षा समझौता या सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें व्यक्ति लिखकर या बोलकर वादा करता है कि अगर उसे खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आएगा तो वो फौरन किसी तय व्यक्ति, परिवार के सदस्य या दोस्त को बताएगा और मदद मिलने तक कोई खतरनाक कदम नहीं उठाएगा। क्या ये काम करता है? देखिए, ये बातचीत शुरू करने, जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये पेशेवर मदद का विकल्प कतई नहीं है। इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। ये बस एक अतिरिक्त उपाय है। असल मदद तो प्रोफेशनल केयर और परिवार के लगातार साथ से ही मिलेगी। और इस सब में, इतने तनाव में परिवार को क्या याद रखना चाहिए? उन्हें याद रखना चाहिए कि वो अकेले नहीं है, मदद उपलब्ध है। उन्हें बिना शर्त प्यार और समर्थन देना है, जजमेंट नहीं करना, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं को भी समझना है। वो डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं है। पेशेवर मदद पर भरोसा करना जरूरी है। और शायद परिवार को खुद भी सहारे की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। ये सब देखना, झेलना बहुत मुश्किल होता है। संकट टलने के बाद भी परिवार के सदस्यों को खुद के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। काउंसलिंग के जरिए या किसी सपोर्ट ग्रुप के जरिए अपनी देखभाल करना भी जरूरी है। ये आत्महत्या वाली बात वाकई बहुत अहम है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, क्या संक्षेप में बता सकती हैं कि अगर संकट किसी और तरह का हो, जैसे कोई अजीब बातें कर रहा हो जिसका हकीकत से कोई वास्ता ना लगे, जिसे शायद साइकोसिस कहते हैं? हाँ, साइकोटिक एपिसोड। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि उस व्यक्ति की अजीब बातों या विश्वासों से बहस न करें। बहस न करें? क्यों? क्योंकि उस वक्त वो उनकी सच्चाई होती है। बहस करने से वो और ज्यादा उत्तेजित, डरे हुए या गुस्से में आ सकते हैं। कोशिश करें कि शांत रहें,
उन्हें वापस असलियत से जोड़ने की कोशिश करें, उनका नाम लें, जानी पहचानी चीज़ों या लोगों के बारे में बात करें, माहौल शांत और सुरक्षित रखें, उन्हें धमकाएं नहीं, आराम से बात करें और फौरन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करें। ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा उदास हो, मतलब गंभीर डिप्रेशन में बिस्तर से उठ भी ना पा रहा हो, तब देखभाल और सहारा बहुत जरूरी है। उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखें, खाना, पानी, साफ सफाई। जबरदस्ती न करें, पर बहुत प्यार से, कोमलता से छोटे छोटे कामों के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे चलो बस 5 मिनट के लिए बालकनी में बैठते हैं। उन्हें याद दिलाते रहें कि ये दौर गुजर जाएगा, कि आप उनके साथ हैं। डॉक्टर या थेरेपिस्ट से इलाज जारी रखने में मदद करें, दवाइयाँ समय पर दें, और अगर वो जरा सा भी कुछ करते हैं तो उनकी तारीफ करें, हौसला बढ़ाएं। आशा बनाए रखना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा से जुड़ा मानसिक संकट या नशे की वजह से होने वाले संकट के लिए भी अलग तरीके होंगे शायद। हाँ, हर स्थिति की अपनी चुनौतियां होती हैं। घरेलू हिंसा में पहली प्राथमिकता शारीरिक सुरक्षा होती है, फिर कानूनी मदद और ट्रॉमा केंद्रित थेरेपी। नशे की लत से जुड़े संकट में पेशेवर हस्तक्षेप, नशा मुक्ति केंद्र और अक्सर दोहरी निदान, मानसिक बीमारी और नशा दोनों के इलाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन मूल सिद्धांत वही रहते हैं: सुरक्षा, सहानुभूति और पेशेवर मदद से जोड़ना। तो चाहे संकट किसी भी तरह का हो, परिवार का शांत रहना, सहारा देना और सही मदद तक पहुंचाना, ये सबसे जरूरी बातें लगती हैं। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि संकट खत्म होने के बाद काम खत्म नहीं होता। असल काम तो शायद तब शुरू होता है, रिकवरी, यानी ठीक होने की प्रक्रिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो संकट के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ एकदम से पहले जैसा हो जाता है? नहीं, जरूरी नहीं, और अक्सर नहीं होता। यहीं पर हमारी 5वीं अहम बात आती है: संकट के बाद रिकवरी और दोबारा ऐसा होने से रोकथाम, मतलब पोस्ट क्राइसिस रिकवरी एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? संकट के फौरन बाद पहले 24 से 72 घंटों में शारीरिक आराम, सही खानपान और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। व्यक्ति को सोने दें, आराम करने दें। परिवार के लिए भी ये जरूरी है कि वो बैठकर बात करें कि क्या हुआ, कैसा महसूस हुआ, एक तरह की डीब्रीफिंग। ठीक है। और लंबे समय के लिए, मतलब हफ्तों या महीनों में अवलाना। कैसे बदलाव? जैसे तनाव कम करने के तरीके सीखना, नियमित व्यायाम करना, नींद पूरी लेना, अच्छा खाना खाना, और एक और बात, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में परिवार का और ज्यादा सीखना, जानकारी बढ़ाना। और आपने कहा दोबारा होने से रोकथाम, हाँ। रिलैप्स प्रिवेंशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति और परिवार मिलके उन शुरुआती संकेतों, वार्निंग साइंस को पहचानना सीखें जो बताते हैं कि तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। जैसे कैसे संकेत? ये हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे नींद में बदलाव आना, बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना, भूख में बदलाव, लोगों से एकदम कट जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, पुरानी नकारात्मक सोच का वापस आना। तो इन संकेतों को पहचानना सीखना है। हाँ, और फिर एक प्लान तैयार रखना है कि अगर ये संकेत दिखें तो फौरन क्या करना है, किस डॉक्टर या थेरेपिस्ट से संपर्क करना है, कौन सी कोपिंग तकनीक इस्तेमाल करनी है। एक तरह की संकट निवारण चेकलिस्ट। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, चलिए वापस शर्मा परिवार पर आते हैं। उस रात के 6 महीने बाद उनकी कहानी का क्या हुआ? क्या उस रात के बाद कुछ बदला? हाँ, बहुत कुछ बदला। अच्छी बात यह है कि राहुल के पैनिक अटैक लगभग 90% कम हो गए। अरे वाह, 90%? हाँ, उसने थेरेपी ली, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से कुछ समय दवा भी ली, और सबसे जरूरी, उसने अपनी चिंता को काबू करने के तरीके सीख लिए। वही सांस लेने वाले अभ्यास, ग्राउंडिंग तकनीकें। और उसकी पढ़ाई दोस्त? वो नियमित रूप से कॉलेज जाने लगा, दोस्तों से मिलने जुलने लगा, अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में सोचने लगा। मतलब उसकी फंक्शनैलिटी वापस आ गई। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और परिवार वाले, दादी माँ, आंटी, शर्मा जी, प्रिया, क्या वो अब ऐसी स्थिति के लिए बेहतर तैयार थे? हाँ, बिल्कुल। जमीन आसमान का फर्क आ गया था। अब उन्हें पता था कि आपात स्थिति में क्या करना है, किसे फोन करना है। घर में हेल्पलाइन नंबर और डॉक्टर का नंबर ऐसी जगह रखा था जहां सबको आसानी से मिल जाए। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव शायद घर के माहौल में था। अब मानसिक स्वास्थ्य पर खुल के बात होने लगी थी, बिना किसी झिझक या डर के। आज मूड ठीक नहीं लग रहा, या मुझे थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, ऐसी बातें कहना अब नॉर्मल हो गया था। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। बिल्कुल।
दादी माँ, आंटी, शर्मा जी, प्रिया सब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि उस संकट ने परिवार को तोड़ा नहीं, बल्कि शायद और मजबूत बना दिया। कई बार ऐसा ही होता है। जब परिवार मिलकर मुश्किल का सामना करता है और सही तरीके से करता है तो रिश्ते गहरे होते हैं। उन्होंने ना सिर्फ राहुल की मदद की, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद भी बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के और करीब आए। और शायद उन्होंने अपने अनुभव से दूसरों को भी मदद की हो। हाँ, उन्होंने अपने आस पड़ोस में, अपने जानकारों में इस बारे में बात करनी शुरू की। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े टैबू को तोड़ने में अपना योगदान दिया। बेहतरीन। तो आज की इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ सबसे जरूरी बातें, कुछ सुनहरे नियम याद रखने हो तो वो क्या होंगे? पहली बात, हर मानसिक स्वास्थ्य संकट एक असली इमरजेंसी है। इसे कभी हल्के में ना लें। ठीक है। दूसरी, परिवार की शांत, समझदारी भरी और तुरंत प्रतिक्रिया किसी की जान बचा सकती है। तीसरी, वो सेफर वाली सोच याद रखें। स्टेबलाइज, एक्नॉलेज, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, एनकरेज कोपिंग, रिफर एंड रिकॉर्ड। स्थिर करें, स्वीकार करें, समझने में मदद करें, सामना करने की हिम्मत दें और पेशेवर मदद से जोड़ें। सिफर। चौथी, आत्महत्या की किसी भी बात या धमकी को कभी अनदेखा ना करें। फौरन खतरनाक चीजें हटाएं, व्यक्ति के साथ रहें और तुरंत पेशेवर मदद बुलाएं। ये बहुत जरूरी है। पांचवें, संकट के बाद रिकवरी एक प्रक्रिया है। ये लंबी हो सकती है। इसमें लगातार सहारे, थेरेपी और रोकथाम योजना की जरूरत होती है। परिवार इसमें एक अहम साथी है। और छठी, कि ये सब सीखना और तैयार रहना भविष्य के संकटों को रोक सकता है या कम गंभीर बना सकता है। ज्ञान ही बचाव है। बिल्कुल। और वो हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। जरूर। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन 9152987221 9152987221 और आसरा की 24/7 हेल्पलाइन 9820466726 9820466726 और किसी भी मेडिकल या जान के खतरे वाली इमरजेंसी के लिए 108 या 112। बहुत शुक्रिया। ये जानकारी वाकई बहुत कीमती है। ये दिखाती है कि अंधेरे में भी उम्मीद है और परिवार वो उस उम्मीद की पहली सबसे मजबूत किरण बन सकता है। बिल्कुल। याद रखें, संकट का मतलब अंत नहीं है। ये बदलाव का, सीखने का और मजबूत होने का एक अवसर भी हो सकता है। जब एक तैयार और हमदर्द परिवार पेशेवर मदद के साथ मिलकर काम करता है तो सबसे मुश्किल हालात को भी संभाला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। एक तैयार और दयालु प्रतिक्रिया जीवन बचा सकती है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। सीखते रहें, तैयारी करते रहें और एक दूसरे का सहारा बने। आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमारे अपने परिवारों में या हमारे समाज में हम मानसिक स्वास्थ्य पर इतनी खुली और सहज बातचीत करने के लिए वाकई तैयार हैं? क्या माहौल ऐसा है कि जरूरत पड़ने पर कोई भी बिना झिझक, बिना शर्मिंदगी के मदद मांग सके? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में। हम बात करेंगे पारिवारिक विरासत और कैसे कुछ मानसिक स्वास्थ्य के पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और उन्हें कैसे समझा और बदला जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।